प्यारे बच्चों, लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको आज हिंदी ग्रामर कक्षा 8 के अंतर्गत जो टॉपिक है पहला, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इसके बारे में अध्ययन करा रहा हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है और उस माध्यम का नाम है भाषा। उस माध्यम का नाम क्या है? भाषा। तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी, जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को स्पष्ट व्यक्त कर सकते हैं। वो माध्यम है भाषा। तो भाषा की परिभाषा, भाषा भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। भाषा भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो ये भाषा की हो गई डेफिनेशन। भाषा भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होती है, जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। भाषा के प्रकार, प्रारंभिक रूप में जो भाषा के प्रकार था वो सांकेतिक रूप चलता था। संकेतों के माध्यम से लोग अपने भाव और विचारों को प्रकट करते थे, तो वो भाषा का एक सांकेतिक रूप था। लेकिन अब इसके जो मुख्यतः दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप है। जैसे भाषण, कविता पाठ करना, भाषण देना। और जब हम अपने भाव और विचारों को लिखित रूप में प्रकट करते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप, मुख्य रूप से दो रूप चलते हैं। जिसमें स्थायी रूप है वो है भाषा का लिखित रूप। इसे भाषा का लिखित रूप है, इसे स्थायी रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके माध्यम से भाषा
वो स्थायित्व मिल जाता है, वो अपने रूप को प्रकट करने की क्षमता रखने लग जाती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, भाषा के कितने प्रकार हो गए? मुख्य रूप से दो, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। इसमें जो भाषा का जो लिखित रूप है उसे मूल रूप कहा जाता है। ठीक है, आगे हम भाषा के बाद हमारा जो भाषा के बारे में और विस्तार से यदि अध्ययन करें तो भाषा को कई भागों में आगे बांटा गया है। जैसे मातृभाषा, नंबर 2 राष्ट्रभाषा और नंबर 3 राजभाषा। मातृभाषा को हम अपने परिवार के माध्यम से सीखते हैं। जिस भाषा को बच्चे अपने परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। और भाषा का जो दूसरा रूप है राष्ट्रभाषा, जिस देश के अधिकांश निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा को अधिक रूप में प्रचलन में लेते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, वो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा वो भाषा कहलाती है जो जिस देश में सरकारी कार्यालयों या राजज्ञाओं के रूप में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो राजभाषा कहलाती है। किसी देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग अलग भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हमारे हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो वो राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो वो हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। इसी कारण हिंदी दिवस, हिंदी जो दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इसमें हमने भाषा के बारे में आपको पूरी तरह बताया। आगे इसका जो टॉपिक है वह है बोली। भाषा का जो स्थानीय रूप है वह बोली कहलाता है। भाषा का जो स्थानीय रूप होता है वो बोली कहलाता है। बोली के अंतर्गत भाषा के जो व्याकरणिक रूप होते हैं उनका उपयोग बहुत कम होता है, यानी बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। जब बोली में व्याकरण के नियमों का समावेश हो जाता है तो वो धीरे धीरे भाषा का रूप ले लेती है। बोली में साहित्य सृजन बहुत कम मिलता है, या बोली को जब साहित्य का समर्थन मिल जाता है तो वो उपभाषा का रूप ले लेती है। तो इस तरह से बोली भाषा का एक स्थानीय रूप होता है। हमारे देश में अनेक बोलियां हैं, जैसा साहित्य के अंतर्गत बताया भी जाता है कि हमारे यहाँ स्थानों के अनुसार बोली बदलती रहती है। अब इसमें बोली का जैसे जैसे विस्तार होता है या साहित्य समर्थन मिल जाता है या कवियों की रचनाएं बोली में शुरू हो जाती हैं तो वो उपभाषा बन जाती है। एक भाषा में अनेक उपभाषाएं हो सकती हैं और
एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। जैसे बोली का स्थानीय रूप मैथिली या ब्रज क्षेत्र के, उसमें हमारे जो बड़े बड़े कवि हुए उनका समर्थन उन्हें जब मिला तो वो वहाँ की भाषाएं उपभाषा के दर्जे में बदल गई। जैसे हमारे तुलसीदास जी, कबीरदास जी या मैथिल कोकिल विद्यापति जी ने कहा जाता है, उन्होंने भी एक स्थानीय बोली को उपभाषा के रूप में बदल दिया और साहित्य सृजन से एक बोली उपभाषा के रूप में मैथिली जो बोली थी वो उपभाषा बन गई। तो इस तरह से बोली एक स्थानीय रूप होती है, इसमें इसका जो विकसित रूप होता है वह उपभाषा बन जाती है और अनेक उपभाषाएं फिर भाषा का निर्माण करती हैं। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। बहुत छोटी परिभाषा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो भाषा के लिपि संकेत होते हैं, ध्वनि संकेत होते हैं, उनको लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हमारे हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। जैसे हमारे हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। इसी तरह अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है और भाषाओं की भी अलग अलग लिपियां हैं। तो भाषा के जो लिखने का ढंग होता है, तरीका होता है, ध्वनि संकेतों को जो अपने माध्यम से प्रकट करने का जो ढंग होता है वो लिपि कहलाता है। और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। आगे हमारा जो टॉपिक है वो व्याकरण। किसी भी भाषा को समर्थ करने के लिए, समझने के लिए, उसकी समर्थ शक्ति बढ़ाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाती है। अक्षर ज्ञान कराती है, उनका उच्चारण स्थान बताती है, तो व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाती है, उस भाषा का अक्षर ज्ञान कराती है और उनका क्या करती है? उच्चारण स्थान बतलाती है। तो इस तरह से किसी भाषा को सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, उसकी समृद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता प्रमुखतः होती है। विभाग,
तो प्यारे बच्चों, व्याकरण के परिभाषा के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि व्याकरण के विभाग होते हैं अध्ययन के आधार पर, कि व्याकरण के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, व्याकरण किस तरह से भाषा को शक्ति प्रदान करता है, सुंदर बनाता है और उसे सामर्थ्यवान बनाता है। इस आधार पर व्याकरण के जो विभाग होते हैं वो 3 होते हैं। कितने व्याकरण के विभाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर फर्स्ट, वर्ण विचार। नंबर सेकंड, शब्द विचार। और नंबर थर्ड, वाक्य विचार। व्याकरण के विभाग कितने होते हैं बच्चों? 3। अध्ययन के आधार पर व्याकरण में सर्वप्रथम वर्णों का अध्ययन किया जाता है कि किसी भाषा में कितने वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। इस सब बारे में अध्ययन करने के लिए हमें वर्ण विचार का अध्ययन व्याकरण में करना पड़ता है। वर्णों के बाद वर्णों के माध्यम से शब्द बनते हैं। शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उनका रूप किस प्रकार स्थायित्व प्रदान करता है, शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इन सब के बारे में जानकारी के लिए हमें व्याकरण के शब्द विचार का अध्ययन करना पड़ता है, जिससे शब्द रचना शुद्ध बनती है, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में ज्ञान होता है, उनके उच्चारण स्थान या उनके उच्चारण के तरीके का रचना संबंधी ज्ञान होता है। और व्याकरण का जो तीसरा जो विभाग है वो है वाक्य विचार। जब तक हम सेंटेंस सही नहीं बना पाते, वाक्य सही नहीं बना पाते, जब तक कि हमारे पास इन तीनों का अध्ययन ठीक नहीं है। यदि हम वर्णों का उच्चारण स्थान ठीक तरीके से नहीं जानते तो हमारे शब्द सही नहीं बनेंगे, और यदि शब्द सही नहीं बन रहे हैं तो हमारा वाक्य भी ठीक नहीं बन सकता। या वाक्यों के प्रकारों की जानकारी, वाक्यों के माध्यम से भाव संप्रेषण, इन सब बारे में यदि जानकारी लेनी है तो इसके लिए हमें व्याकरण का जो विभाग है वाक्य विचार, उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है।